हाय एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो हमारा टॉपिक होगा डाइजेशन। तो डाइजेशन के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे टर्म को यहाँ एक एक करके हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वास्तव में डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। अगर आपको पूछा जाता है एक लाइन में क्वेश्चन, अगर पाचन क्या है, तो भोजन के जो भी बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पोषण का अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण, इसमें हम लोग क्या क्या काम करते हैं पोषण के अंतर्गत? भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर डाइजेस्ट हुए हुए जो पदार्थ है उसको रक्त में क्या होता है उसको शामिल करने की क्रिया की जाती है। यहाँ पे तीन प्रोसेस न्यूट्रिशन में कंपन होगा। एक है हमारा ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा और पचे हुए भोजन को क्या किया जाता है? रक्त में शामिल करके उसको विभिन्न कार्यों में यूज किया जाता है। पोषण के द्वारा शरीर के निर्माण, शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की पूर्ति, शरीर में जो भी हमको एनर्जी का जरूरत है वो कहाँ से मिलेगा? भोजन खाने से ही हमको मिलेगा। तथा शरीर के अंदर होने वाले टूट फूट के मरम्मत का कार्य किया जाता है। तो शरीर के अंदर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनते रहती है, तो उसका टूट फूट का जो मरम्मत होता है वो भी क्या होता है? भोजन से ही पूर्ति हो पाता है। तो पोषण दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का पोषण क्या क्या है? तो स्वपोषण और परपोषण है ना। तो दो प्रकार का पोषण का अगर बात करें तो सबसे पहला पोषण मेरा क्या है? स्वपोषण, जिसको हम लोग ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। तो स्वपोषण किसको बोलेंगे हम लोग? वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन स्वयं बनाते हो, ऐसा जीव जिसमें क्या होता है भोजन वो स्वयं का बनाता है, किसी दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करता हो, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हरा पौधा हो सकता है। आपको अगर पूछा जाता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण का एग्जाम्पल दीजिए तो क्या बताओगे? हरे पौधे। उसके बाद हम लोग इसका टाइप 2 में आते हैं, होलोफैटिक न्यूट्रिशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है सरल यौगिक को जटिल यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगर परपोषण का अगर बात किया जाए, पर नाम से ही क्लियर है, परपोषण हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इस प्रकार के जीव में अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती, वे खुद भोजन अपना नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे जीवों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। जैसे कि जो भी जीव जंतु है वो किस में आ जाएगा? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये परपोषण कम करते हैं। आगे देखते हैं, परपोषण के अंतर्गत अगर बात करते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर तो होते हैं, साथ ही ये इसमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। परपोषण का सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है? इसमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है और इसमें सभी जीव जंतु आ जाते हैं, मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा? इस प्रकार के पोषण में क्या होता है? जटिल यौगिकों यानी कि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होता है उसको एंजाइम की सहायता से सरल यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। इससे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, पक्षी, ये सब में क्या होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो मनुष्य में किस टाइप का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाथी, घोड़ा, पक्षी यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स एनिमल है उसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं मृतोपजीवी परपोषण। मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन क्या चीज है? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के मरे हुए शरीर को सड़ाकर प्राप्त करते हैं। सड़े गले चीजों पर वो क्या करता है? सर्वाइव करता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, जिसके अंतर्गत क्या है? बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल हो सकता है? सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन मृतोपजीवी में आएगा। फंगस को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। एक आता है यहाँ पे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, नाम से ही क्लियर है, परजीवी परपोषण है ना। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के शरीर पर आश्रित रहता है, यानी कि ये जीव क्या करते हैं? किसी दूसरे जीव के शरीरों पर आश्रित रहते हैं तथा उससे भोजन या आवास प्राप्त होता है। उसी के शरीर में वो सर्वाइव करेगा, यानी कि उसको आवास वहीं से मिला और साथ में उसी के शरीर से वो भोजन भी प्राप्त करता है। तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण बोलेंगे। तो परजीवी पोषण का यहाँ पर एग्जाम्पल एग्जाम में डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा पैरासिटिक न्यूट्रिशन का क्या है एग्जाम्पल है? तो लीच हो गया, जो कि बरसात के दिनों में क्या होता है? नदी नालों में देखने को मिल जाता है। जौंक जिसको हम लोग बोलते हैं, लीच हो गया। जो जू हो गया, जू कहाँ सर्वाइव करता है? ह्यूमन बींग जो हो गया या जानवरों के क्या होता है? शरीर पर क्या करता है? वो सर्वाइव कर लेता है, बाल में विशेषकर होता है। स्कैरिस जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड होता है इसमें। टेप वर्म जो हो गया, फीता कृमि,
फिताकृमि भी मनुष्य के क्या होता है, पेट में ही पाया जाता है। उसके बाद कसकुट्टा, जिसको हम लोग अमरबेल के नाम से भी जानते हैं, ये कोई दूसरे पौधे के क्या होता है, सरवाइव कर लेता है, किसी दूसरे पौधे पर वो क्या होता है, लगा हुआ रहता है। स्तनधारी में पोषण, स्तनधारी में पोषण 3 प्रकार से जनरली होता है। एक हार्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया और ओमनीवोरस। तो हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जीव है, नाम से ही क्लियर है, ऐसे वैसा जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। तो हार्बीवोरस वैसा जीव है जो अपना भोजन क्या करता है, पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी में क्या क्या यहाँ शामिल किया जा सकता है, खरगोश हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब कार्य क्या है, हार्बीवोरस के अंतर्गत आएंगे। मांसाहारी जीवों में क्या है, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि दूसरे जीवों का मांस को खाते हैं। जैसे बाघ हो गया, ये तो कभी घास पत्ता खाएगा नहीं। चीता हो गया, शेर हो गया, सांप हो गया, मेढक हो गया, ये सब सारे क्या है, मांसाहारी का एग्जाम्पल है। सर्वाहारी यानी कि नाम से ही क्लियर है, ये मांस, मछली, घास पत्ता, फूल सब कुछ खाता है, ये ओमनीवोरस हो गया। वैसा स्तनधारी जो भोजन के लिए पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं के मांस का भी भक्षण करते हैं, ओमनीवोरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मनुष्य ओमनीवोरस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। जंगली सुअर भी हो गया, चिंपांजी हो गया, भालू हो गया, ये सारे क्या है, ओमनीवोरस का एग्जाम्पल है। भोजन के अब हम लोग यहाँ अवयव देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के कंपोनेंट्स में क्या क्या आएंगे, मनुष्य में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग को भी शारीरिक आवश्यकता जो भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे तो उसको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी का जरूरत है, और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, भोजन खाने से ही मिलेगी। इसमें कुल मिलाकर 40 तत्व होते हैं। तो हमारे भोजन में कुल मिलाकर टोटल कितने 40 तत्वों की आवश्यकता होती है। इन सभी तत्वों में से क्या क्या मेनली है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक मेजर कंपोनेंट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद प्रोटीन है, वसा है, ये सारे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खनिज लवण भी इसमें आते हैं, जल हो गया तथा विटामिन को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, स्मॉल अमाउंट में खनिज लवण, चाहे जल है, चाहे विटामिन का भी बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे शरीर में जरूरत पड़ता है। तत्वों के आधार पर इन्हें 2 भाग में बांट लेते हैं। जो हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उसके आधार पर हम लोग शरीर में किस मात्रा में जरूरत है उसको हम लोग उसके आधार पर 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है मैक्रो मोलिक्यूल यानी कि वृहद अणु, जिसको लार्ज अमाउंट में हम लोग यूज करते हैं। भोजन में मौजूद वैसे अणु जिनका आकार बड़ा होता है उसे मैक्रो मोलिक्यूल कहा जाता है। मैक्रो मोलिक्यूल में कौन है, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा मैक्रो मोलिक्यूल के अंतर्गत। साथ में मैक्रो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज हो गया, साथ में प्रोटीन, प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो एसिड हो गया। ठीक है, वसा आ गया, वसानी फैट्स और लिपिड्स, जिसको हम लोग फैटी एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब मैक्रो मोलिक्यूल के अंतर्गत आता है। माइक्रो यानी कि जिसको बहुत कम मात्रा में हमारा शरीर यूज करता है और इसकी मात्रा भी हम क्या करते हैं, कम लेते हैं भोजन के साथ। तो इसमें हम लोग बात करते हैं इस मैक्रो मोलिक्यूल। तो मैक्रो मोलिक्यूल को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक वो क्या करता है, वाटर के साथ शरीर से बाहर चला जाता है। जितना यूज होता है उतना यूज हो जाता है। जैसे कि बात किया जाएगा माइक्रो मोलिक्यूल में क्या है, विटामिन। तो विटामिन यहाँ पे क्या है, विटामिन है, मिनरल है, वाटर है, या हम लोग ये सब ले सकते हैं ये माइक्रो मोलिक्यूल के अंतर्गत आया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं, क्या क्या कार्बोहाइड्रेट हमको प्रदान करता है। यह भोजन का सबसे बड़ा भाग है। तो हम लोग दिन प्रतिदिन जो भी खान पान करते हैं उसमें सबसे बड़ा भाग क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जनरली कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या कर लेते हैं, C6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका अनुपात जो होता है 1:2:1, ये पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट उठा के, है ना। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो 1:2:1 होता है, जिसे हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड रहता है। सामान्य सूत्र अगर इसका बात किया जाएगा, CH2O का होल पावर n रहता है, यानी कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या है, CH2N, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इसका क्या है, होल n है पावर में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा यानी कि सैकराइड के एक ही अणु पाए जाते हैं उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एक ही अणु के कारण इसे मोनोसैकराइड भी बोला जा सकता है। मोनोसैकराइड, इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती। जो मोनोसैकराइड होता है हमारे बॉडी उसको डाइजेस्ट
नहीं करता है, यह जल में घुलनशील होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मोनोसेक्राइड जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है। इसे ग्रहण करने पर शरीर को शीघ्र ही ऊर्जा प्राप्त होती है और ये इंस्टेंट एनर्जी हमारे बॉडी को प्रदान करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब विशेष करके हम लोग क्या करते हैं, गेम वाला जब एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी का जरूरत रहता है, तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का सेवन कर लेते हैं। फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारा हमको क्या करता है, शीघ्र एनर्जी देने का काम करता है, यानी कि ये मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन कौन मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। नाम से क्लियर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मोनोसेक्राइड से अधिक अणु मौजूद होते हैं और इसमें डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बोला जा सकता है, क्योंकि एक से अधिक होगा तो ये या तो डाइसेक्राइड होगा या तो क्या होगा, पॉलीसेक्राइड होगा। तो इसका दो एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। अब हम लोग डाइसेक्राइड का अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मोनोसेक्राइड का दो अणु पाया जाता है। डाइसेक्राइड नाम से के लिए डाई मतलब दो, यानी मोनोसेक्राइड का दो अणु पाया जाएगा। यह जल में घुलनशील होता है। इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है डाइसेक्राइड का तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों क्या चीज का एग्जाम्पल है, डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज के दो अणु होते हैं। सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। आपको पूछा जा सकता है सुक्रोज क्या चीज से बना होता है, तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिला हुआ होता है। लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों आपस में क्या होता है, कंबाइन होकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं। अब पूछा जाएगा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का आखिर हम लोग इतना लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो क्यों करते हैं, इससे हमको क्या बेनिफिट है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर 1 ग्राम हम लोग कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमको क्या करता है, 4.2 कैलोरी क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। प्रोटीन के बारे में देखते हैं तो क्या होता है, सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। तो पूछा जाएगा प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, बर्जिलियस के द्वारा किया गया। प्रोटीन एक नाइट्रोजन का यौगिक होता है। प्रोटीन कैसा यौगिक है, नाइट्रोजन का यौगिक होता है प्रोटीन। भोजन में मौजूद प्रोटीन पचने के उपरांत एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब प्रोटीन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण कुल मिलाकर 20 एमिनो एसिड्स के द्वारा होता है। तो शरीर में हमारे लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, टोटल 20 एमिनो एसिड की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में टोटल 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यह शरीर का निर्माण करता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाता है शरीर का जो बिल्डिंग मटेरियल है वो किससे बोला जाएगा, तो प्रोटीन को ही बोला जाता है। ऊर्जा की आपूर्ति भी करता है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से शरीर में मुख्यतः 2 रोग देखने को मिलता है। ये बच्चों में मुख्यतः देखने को मिलेगा, क्वाशियोरकर और मरास्मस। क्वाशियोरकर और मरास्मस ये 2 रोग ऐसा है जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ये दोनों क्या होता है, बच्चों में देखने को अधिकांशता मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन का जब हम लोग क्या करते हैं, भक्षण करते हैं तो उसमें 4.2 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा यानी कि लिपिड्स या फैट्स, भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, जो कोशिकाओं के द्वारा पुनः व्यवस्थित होकर शरीर के लिए जरूरी फैट्स का निर्माण करते हैं। ये क्या करता है, जरूरी फैट्स का निर्माण करता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ये किस में टूट जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैट्स शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। फैट्स के द्वारा ऊष्मा का निर्माण होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। फैट्स क्या करता है, ऊष्मा का निर्माण करता है, इससे शरीर का तापमान क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि क्या होता है, फैट्स हमारी स्किन के नीचे रहता है, जो कि क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। वसा कुछ विटामिन के लिए सॉल्वेंट, यानी कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल होता है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, जिसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। वो फैट सोल्यूबल विटामिन तो कौन कौन होता है, ए, डी, ई, के, ये 4 ऐसा विटामिन है जो कि क्या होता है, वसा में घुलनशील है।
1 ग्राम वसा का अगर हम लोग क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, लेकिन वसा में क्या होता है 9.2, लगभग 2 गुना क्या होता है यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यह दूध, घी, मक्खन, बीज के तेल, नट्स हो गया जिसको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, उसमें भी पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगर मान ले कोई आदमी क्या करता है, अच्छा भोजन का सही मात्रा में सेवन नहीं कर पाता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक अति पोषण, यानी कि बहुत ज्यादा भी वो क्या करता है, भोजन का सेवन कर रहा है जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसके कारण अति पोषण हो जाता है। और अति पोषण के लिए मुख्यतः क्या क्या हम लोग को बीमारियां देखने को मिलता है, ओबेसिटी, मोटापा, उसके बाद हृदय रोग हो गया, हार्ट से क्या होता है रिलेटेड प्रॉब्लम, मधुमेह या डायबिटीज हो गया, और ब्लड प्रेशर भी हम लोग को क्या होता है, घेर लेता है। सूक्ष्म अणु, माइक्रोमोलिक्यूल में विटामिन जो है, विटामिन की खोज तो हम लोग फंग ने की थी, जैसे कि वहां पे हम लोग देखे प्रोटीन की खोज बर्जेलियस ने किए थे, लेकिन यहाँ विटामिन की खोज फंग के द्वारा किया गया था। फंग के अनुसार भोजन में मौजूद कुछ ऐसे तत्व जिनमें एमाइन ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप जिसमें मौजूद रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन के अंतर्गत रखते हैं। जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। फंक ने इसे वाइटल एमाइन कहकर भी संबोधित किया है। विटामिन शरीर को ना ही ऊर्जा देता है और ना ही ये निर्माण में भाग लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। विटामिन शरीर के लिए ना ही ऊर्जा प्रदान करता है और ना ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है, लेकिन ये क्या करता है, ये बहुत सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए जरूरी है। ये शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। हार्मोन तथा नर्व इम्पल्स वगैरह जो हो गया, चाहे ब्लड हो गया, उसके भी निर्माण में ये क्या होता है, सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए ये सहायक है। कुछ हम लोग फैट सोल्यूबल अगर विटामिन की बात करते हैं तो एडेक हो गया। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं बी और सी। बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील है। एडेक क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। किसी एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या नाम दिया जाता है, देखिए आपको स्पेशली क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, किसी एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, ए विटामिनोसिस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब शरीर में एक ही साथ कई विटामिन की कमी हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोली ए विटामिनोसिस कहा जाता है। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, पोली ए विटामिनोसिस बोलते हैं। कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी आंत के कॉलन रीजन में किया जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B12 एंड के। इसका नाम क्या है, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, या B12 हो गया, या के हो गया। रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। किस रक्त यानी कि ब्लड क्लोटेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन के। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड का क्लोटेशन नहीं हो पाएगा। केला विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। विटामिन बी के सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जा सकता है, केला। विटामिन डी की कमी से अगर हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं कमी हो जाती है तो रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। रिकेट्स का लक्षण क्या है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। जल में सबसे अधिक, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा क्या है, वाटर का है। लगभग 70 to 75% वाटर ही होता है। जल भोजन के पाचन के लिए एक माध्यम का निर्माण करती है। जल के द्वारा शरीर के तापमान को भी नियंत्रण किया जाता है। अगर हमारे शरीर में वाटर की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाएगा। शरीर के विभिन्न अंगों के यानी कि मूवमेंट के लिए भी क्या होता है, वो लुब्रिकेंट, जैसे कि मान ले हम लोग क्या करते हैं, कोई व्हीकल्स यूज करते हैं, उसमें लुब्रिकेंट है ना, मोबिल जो डालते हैं वो क्या करता है, वो उसमें उसको इंजन को क्या करता है कि चलने मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसी तरह हमारे शरीर को मूव करने के लिए क्या चाहिए, वाटर का जरूरत है। लुब्रिकेंट के जैसा वो बिहेव करता है। अब हम लोग माउथ कैविटी में आते हैं, क्योंकि डाइजेशन में सबसे पहला हमारा क्या होता है, माउथ कैविटी से ही स्टार्ट होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंगों को हम लोग शामिल कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या है, माउथ कैविटी में क्या क्या ले सकते हैं, दांत हो गया, जीभ हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, दांत हो गया। इस सब को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग केवल टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। दांतों की जो बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग क्या कहते हैं, दांत को मुख्यतः 2 ही भाग में बांट लेते हैं बाहरी बनावट के आधार पर, जो अलग अलग जंतु में पाए जा सकते हैं। एक होता है होमोडोंट, और वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। जबड़ा पर जो दांत निकलता है वो सभी एक ही प्रकार का होगा, तो उसको होमोडेंट कहते हैं।
जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, मछली हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है? होमोडोंट का, क्योंकि इसका जबड़ा में एक ही प्रकार का दांत क्या होता है? निकला हुआ रहता है। सांप, छिपकली, कछुआ, मछली। हेट्रोडोंट का अगर बात किया जाता है, जिनके वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट बोलते हैं। ऐसा एग्जाम्पल में क्या होता है? स्तनधारी। तो मनुष्य इसका हेट्रोडोंट का एग्जाम्पल हो गया। हम लोग यहाँ दांत के बारे में चर्चा करेंगे, मनुष्य के दांतों के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः मनुष्य में क्या, मनुष्य में 12 स्थायी दांत की संख्या मनुष्य में 12 होती है। स्थायी दांत मनुष्य में कितने होते हैं? 12। यानी कि ये स्थायी कहने का ये मतलब हुआ, जो ये 12 दांत एक ही बार आता है और वो टूटने के बाद फिर से नहीं आता है। यहाँ दांत का फिगर आप देख सकते हैं, इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर। मनुष्य शुरुआत में जो दांत बच्चे में निकलता है उसको दूध का दांत यानी कि मिल्क टीथ कहा जाता है। और मनुष्य में मिल्क टीथ की संख्या क्या होता है? 20 होता है। ये मिल्क टीथ का दांत एक बार टूट जाने से फिर आ जाता है, लेकिन ये परमानेंट जो टीथ है वो एक ही बार आता है। तो 20 + 12 32 हो गया, यानी कि टोटल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। और इस तरह से 20 दांत जो होता है फिर से वापस टूट के आ जाता है। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन काल में टोटल कितना दांत उगता है? 52 दांत उग जाता है। ये इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर हो गया। ठीक है, इसका हम आपको अलग अलग काम भी बताएंगे। दांत के प्रकार जो है देखिए क्या है? कृत इंसीजर। इंसीजर की संख्या क्या होता है? 8। फिगर में देख सकते हैं इंसीजर कितना है? 2, 4 ऊपर 4 नीचे होता है। तो इंसीजर टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो इसका काम, इंसीजर का काम क्या होता है? काटना। ठीक है, ये काटने का काम करता है। सामने वाला 4 ऊपर 4 नीचे। रदनक यानी कि कैनाइन जो हो गया, ये 4 होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? चीड़ने का काम करता है, ये चीड़ फाड़ करने का काम करता है। उसके बाद प्रीमोलर जो होता है टोटल 8 होता है, ये चबाने का काम करता है। और मोलर का भी काम है ये चबाने का। ये दोनों काम मुख्यतः क्या है? चबाना और पीसने का काम ही है। और इस तरह से टोटल कितना हो गया? 32। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसीजर की संख्या कितना है? 8। केनाइन की संख्या क्या है? 4। और प्रीमोलर कितने हैं? 8। और मोलर कितने हैं? 12। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया? 32 हो गया। इंसीजर का काम क्या है? काटना। तो केनाइन का काम क्या है? चीरना, फाड़ना। या प्रीमोलर का काम क्या है? चबाना या पीसना। और मोलर का काम क्या है? चबाना या पीसना है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दांतों की संख्या कितना होता है? 5 साल का बच्चा लगभग उसका 20 दांत हो चुका रहता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रीमोलर क्या होता है? बाद में निकलता है। जब मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा दांतों का क्या होता है? सड़न स्टार्ट हो जाता है। पीएच वैल्यू 5.5 से कम होना चाहिए, है ना। हमारा जो मुंह का है उसका मीडियम क्या होगा? पीएच वैल्यू 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तब हमारा दांतों का सड़न स्टार्ट हो जाता है। लास्ट मोलर को विजडम टीथ बोला जाता है। मोलर और प्री मोलर, है ना। तो ये लास्ट जो मोलर होता है उसको विजडम टीथ, अकल का दांत बोला जाता है, क्योंकि ये लगभग 18-20 साल के आसपास निकलता है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या क्या होता है? 28 होता है। 4 दांत बाद में आता है, जिसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े तथा सुअर के होते हैं, जिसकी संख्या लगभग 44 है। आपको पूछा जा सकता है स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किसके होते हैं? घोड़ा और सुअर का, जिसकी संख्या कितना है? 44 है। मनुष्यों में 52 यानी कि 20 तो मिल्क टीथ हो गया। अब फिर से मिल्क टीथ टूथ के फिर से 20 आ जाता है, यानी 20 + 20 कितना हो गया? 40। और 12 दांत जो होता है परमानेंट होता है। टोटल मिला करके उसका जीवन काल में 52 टीथ आ सकते हैं। हाथी के दिखने वाले दांत को टस्क, हाथी का जो दांत बाहर से दिखता है उसको हम लोग टस्क बोलते हैं, जो कि सिर्फ मेल एलिफेंट में पाया जाता है। ये फीमेल एलिफेंट में टस्क नहीं पाया जाता है। दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के बाहर दिखाई देता है उसको क्राउन कहते हैं। जो हम लोग को दांत बाहर से दिखाई दे रहा है मसूड़ा के बाहर, उसको हम लोग क्राउन कहते हैं। मसूड़े के अंदर वाले एक भाग को क्या बोलेंगे? रूट, यानी कि जड़ हो गया वो। दांतों का सबसे बाहरी आवरण जो होता है इनामेल कहलाता है। दांतों का सबसे बाहरी आवरण किससे बना होता है? इनामेल का बना होता है, जो शरीर की सबसे कठोर संरचना है। इनामेल के कारण ही दांतों का रंग सफेद होता है। आपको अगर पूछा जा सकता है दांतों का रंग सफेद क्यों होता है, तो इनामेल के कारण क्या होता है? दांतों का रंग सफेद होता है। इनामेल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है, तथा डेंटाइन के अंदर एक नली नुमा संरचना होती है जिसमें दर भरा रहता है, उसको हम लोग पल्प कहते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इनामेल के अंदर वाला जो भाग है उसको हम लोग डेंटाइन बोलेंगे, और डेंटाइन के अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग पल्प बोलते हैं। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत, पूरा शरीर में जबड़ा की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है।
फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर हो, अगर मनुष्य अगर फ्लोरीन का सेवन कर लेता है या तो उसका भोजन में फ्लोरीन का प्रयोग होने लगता है तो उसका दांत कमजोर हो जाते हैं, टूटकर झड़ने लगते हैं तथा दांत क्षय और फ्लोरोसिस नामक बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है। तो आशा करते हैं ये जो आज का क्लास था उसमें आपको सारा टर्म समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।